हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्न के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये हम बात कर रहे थे स्पेक्ट्रम की मॉडर्न ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की जो बुक चल रही थी हमारी सीरीज़। उसके अंदर हमने देख लिया था पोर्तुगीज़ के बारे में और किस तरह से वो इंडिया में आते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं अपनी पावर को। और जो दूसरा हमने यहाँ पर देखा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंडिया आती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कैसे आके अपनी पावर को इस्टेब्लिश करती है। आते ट्रेड के लिए हैं, मगर यहाँ पर पॉलिटिकल जो अपना पोजीशन है उसको वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जो कंपनीज थी इंडिया आ चुकी थी। अब बचे थे यहाँ पर जो थे वो फ्रेंच थे। तो फ्रेंच को ये लगा कि चलो सब जा रहे हैं इंडिया व्यापार करने के लिए, तो हम भी चलते हैं यहाँ पर। और अगर हम देखें तो फ्रेंच पोर्तुगीज़ के पूरे 200 साल के करीबन बाद जाके, हम 300 साल बाद जाके इंडिया आते हैं। वो यहाँ पर 2 साल बाद जाके इंडिया आते हैं। काफ़ी लंबा अरसा होता है कि जहाँ पे हम देखते हैं वास्को डी गामा 1498 में इंडिया पहुँच जाते हैं, और वहीं जो पोर्तुगीज़ हैं वो इंडिया पहुँचते हैं 1677 के अंदर, 67 के अंदर। ठीक है, यानी कि 1667 के अंदर वो इंडिया पहुँचते हैं यहाँ पर। असल में यहाँ पर क्या है कि जो डायनेस्टीज थी फ्रांस के अंदर, लुई डायनेस्टी चल रही थी यहाँ पर। लुई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 16 तक इनका डायनेस्टी रहती है यहाँ पर, फिर वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पर जब रेवोल्यूशन होती है फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंच, जिस टाइम हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रेंच इंडिया में आए, तो उस टाइम वहाँ पर राज था लुई 14 का। और उनके एक फेमस मिनिस्टर थे, कैबिनेट जो मिनिस्टर थे, मतलब जो उनका दरबार था उसके अंदर एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था कॉलबर्ट। कॉलबर्ट, अब जैसे कि हम देखते हैं कि सबकी इच्छा थी, फ्रांस में भी लोगों की इच्छा थी, यहाँ पर राजा की भी इच्छा थी कि भाई अब जाया जाए। तो इसके लिए कॉलबर्ट कदम आगे बढ़ाते हैं और एक कंपनी का बुनियाद डालते हैं यहाँ पर। इसका नाम वो रखते हैं कंपैनी डेस इंडीज़ ओरिएंटलिस, यानी कि इंडीज़ ओरिएंटलिस की तरफ यहाँ पर कैंपेन, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और जिसकी जो फाउंडेशन डाली जाती है वो डाली जाती है 1664 में। ठीक है, और राजा भी चाहता था कि ये काम होना चाहिए यहाँ पर। हालांकि ये कंपनी जो है जैसे सरकारी तरीके से सरकारी कंपनी थी, जैसे पोर्तुगीज़ का हिसाब था यहाँ पर इंडिया में कि वो सरकारी तौर पर यहाँ पर आए थे, यानी कि जो डच थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्राइवेट थे एक तरह से। मगर यहाँ पर जो फ्रेंच है और जो पोर्तुगीज़ हैं वो सरकारी तौर पर यहाँ पर आते हैं, गवर्नमेंट तरफ से यहाँ पर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जब ये कंपनी बनाई गई तो राजा ने इनको कुछ राइट्स दिए, जिसमें से सबसे पहला राइट यहाँ पर यह था कि कंपनी को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर मोनोपोली दी गई थी 50 साल के लिए, कि वो अपना ट्रेड कर सकते हैं और कोई दूसरी फ्रेंच कंपनी उनके लिए कंपटीशन यहाँ पर नहीं बनेगी, कंपटीशन नहीं करेगी उनसे इंडिया के अंदर। यानी कि जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है यहाँ पर। दूसरा, उसके अंदर जो कंसेशन दिया गया था कंपनी को, जो फ्रेंच जो रूलर थे वहाँ के, उन्होंने ये दिया कि भाई जो आप आइसलैंड, जो मेडागास्कर आइलैंड है यहाँ पर, जहाँ फ्रांस की कॉलोनी थी, जो रह चुकी थी पहला कॉलोनी, वो छूट चुका था, उनके हाथ से निकल चुका था, कि आप उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल आपस से इस्टेब्लिश करिए। ठीक है, और आपके पास ये भी अधिकार है, आपके पास ये भी राइट है कि जो आप चाहें टेरिटरी जहाँ पर चाहें उसको कॉन्कर करेंगे, कैप्चर करेंगे यहाँ पर, और उस पर जो फ्रेंच हम कहते हैं एम्पायर है उसका रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश आपको करना है। यह आपको राइट्स है आपके पास। ठीक है, और इसी काम के लिए जो कंपनी है, यानी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसको हम कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलिस कहते हैं, वो काम करना शुरू कर डालती है। इससे पहले वो शुरुआत करती है अपनी मेडागास्कर के अंदर, कि जो कंपनी का जो राजा जो फ्रांस है, जो उसका एम्पायर इस्टेब्लिश किया गया था, जो कॉलोनी बनाई गई थी मेडागास्कर में, उसको बना कर रखा जा सके सही तरीके से। बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, टाइम भी लगाते हैं वो यहाँ पर, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो इसको छोड़कर वहीं से हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं जो कंपनी है उसका एक ऑफिशियल होता है जिसका नाम होता है फ्रैंकोइस कैरोन। फ्रैंकोइस कैरोन फिर एक अपना एक्सपीडिशन वॉयज भेजते हैं, इंडिया की तरफ आते हैं लेकर। कब आते हैं? 1667 के अंदर वो इंडिया पहुंचते हैं और सूरत के अंदर अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो सूरत है वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी यहाँ पर उस टाइम तक। ठीक है, और उनके साथ ही एक आदमी और आता है, मर्सेरा इसका नाम होता है, जो प्रशियन होता है, मतलब जैसे पार्टनर होता है, उनका सपोर्टर करने वाला होता है।
वो भी सपोर्ट करता है उनकी। और फ्रेंच एक कंपनी की जो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करता है मसूलीपट्टनम में। कब करता है? 1669 में, 1669 में। और इसको जहाँ से जो परमिशन मिलती है वो मिलती है परमिशन सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से। और अब आप ये कहेंगे कि इस टाइम तक तो इंडिया में मुग़ल से अपना राज स्थापित कर चुके थे, मगर यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं मुग़ल्स इंडिया में तो थे, मगर जो सदर्न इंडिया का पार्ट था काफ़ी, जो दक्कन का, जिसको हम दक्कन कहा करते थे उस टाइम के अंदर, वो मुग़ल्स के सारे तरह से पूरे तरह से सारा जो एरिया रीजन था वो कंट्रोल में नहीं था। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर कि बीजापुर सल्तनत है, बहामनी सल्तनत थी ज़माने में, वहाँ पर विजयनगर एम्पायर था, तो वो जो हम कहेंगे मुग़ल एम्पायर है उसके अंदर नहीं था। उसके बाद में जब शाहजहाँ आते हैं, जब शाहजहाँ का रीजन शुरू होता है, यहाँ पर जिनका राज है शुरू होता है, तो वो मिलाते हैं इसको अपने जो मुग़ल एम्पायर है उसके अंदर। उससे पहले वो मिलता नहीं है यहाँ पर। जो हाँ ये गुजरात का रीजन होता है वहाँ पर उनका कंट्रोल होता है इस साइड पर। ठीक है, चलिए अब फिर बाद में हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 1673 में यानी कि 1667 के अंदर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको परमिशन मिल जाती है, कहाँ से? गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खान से, कि आप यहाँ पर बंगाल में कैलकाटा के पास जो चंदेर नागौर है वहाँ पर अपनी एक फैमिली जो अपनी टाउनशिप है, जो मतलब सेटलमेंट है, आप अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और साथ में सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अब ये शाइस्ता खान वही गवर्नर ऑफ बंगाल है जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन नहीं दी थी कि आप हुगली के फोर्टिफिकेशन करें। और साथ में हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पर तो दूसरे भी को जो हम देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन चाहिए थी कि हम 3000 रुपये के अंदर ही व्यापार करते रहें। वो परमिशन भी शाइस्ता खान को नहीं देते, इसलिए वो जो राजा है उसके पास जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमारा ये इंडिया का रीजन है, तो जो भी ब्रिटिश कंपनी जो यूरोपियन पावर जो भी आएगी इंडिया में, वो पहले तो इधर इस्टेब्लिश करेगी अपना आप को। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली हैं वो कालीकट आए थे। ठीक है, कन्नौर में उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करा, कोचीन में करा। फिर इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर ब्रिटिश आते हैं, वो भी अपने आप को सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं, बम्बई में इस्टेब्लिश करते हैं, फिर यहाँ जाते हैं। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर भी चलती है, इनके साथ भी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, पहले तो उन्होंने जो ये रीजन है इस तरफ अपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया उन्होंने। अब वो जाते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट में उनको जगह मिलती है पौंडचेरी। पौंडचेरी उस ज़माने के अंदर बसा हुआ इलाका बिल्कुल भी नहीं था, बीघा ज़मीन थी, खुली ज़मीन थी ऐसे ही। उसकी परमिशन उनको मिलती है, मतलब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहती है कि हम यहाँ पर भी अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करें, फैक्ट्री लगाएं यहाँ पर। इसके लिए वो परमिशन लेते हैं किन से? शेर खान लोदी से। जो शेर खान लोदी होते हैं वो वलीकोंडापुरम के गवर्नर होते हैं। वलीकोंडापुरम जो है वो सल्तनत जो बीजापुर सल्तनत थी उसका एक रीजन था, मतलब हम कह सकते हैं सूबा था उनका, वो एम्पायर था। सल्तनत ऑफ बीजापुर जो थी अपना छोटा सा एम्पायर था वहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर, और उसका ही एक सूबा था यहाँ पर वलीकोंडापुरम, जहाँ पर उनको परमिशन मिलती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप अपनी यहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं। इसके लिए जो काम प्रयास जो यहाँ पर हम देखते हैं एफर्ट करते हैं, उनका नाम होता है फ्रैंकोइस मार्टिन, जो मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, इस तरह से उनको ज़मीन मिल जाती है, पौंडुचेरी नाम की जगह मिल जाती है उनको। फिर वहाँ पर वो फ्रैंकोइस मार्टिन जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं और जो पौंडुचेरी है उसको डेवलप करते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। और इसके अलावा कुछ दूसरी जगह हैं जैसे कि माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाज़ार जहाँ पर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट पहले से थी मौजूद, वहाँ पर भी अपनी ट्रेडिंग पोर्ट्स को इस्टेब्लिश कर लेते हैं यहाँ पर। इनको फैक्ट्रीज कहा जाता था उस टाइम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर शुरुआत हो जाती है इंडिया के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम अपना इस्टेब्लिश जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो इस्टेब्लिश करते हैं। जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आगे तक इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जब इंडिया में पोर्तुगीज़ आते हैं उनको ही प्रॉब्लम्स होती हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके सामने पोर्तुगीज़ होते हैं, डच भी होते हैं, डच के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है सीधी। और
जो फ्रेंच आते हैं उनके सामने भी यही प्रॉब्लम्स रहती है कि वहाँ पर कॉम्पिटिटर पहले से मौजूद होता है। जो फ्रेंच आते हैं वो किस लिए आते हैं, ट्रेड पर्पज़ के लिए आते हैं कि उनको ट्रेड करना है इंडिया के अंदर। अब ट्रेडिंग पर्पज़ के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि इंडिया के अंदर जो दूसरी यूरोपियन पावर है वो पहले से मौजूद है। डच हैं यहाँ पर, ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर, पोर्तुगीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखते हैं यहाँ पर जो 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 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी लड़ाई होती है यहाँ पर, वो होती है डच से। ठीक है, डच क्या करते हैं यहाँ पर कि 1693 के अंदर पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं यहाँ पर। और जो फ्रांस है वो कभी चाहता नहीं था कि लड़ाई झगड़ा करा जाए, वो चाहते थे किसी तरीके से हम व्यापार कर लें, मगर अब उनका मुंह बदल जाता है यहाँ पर। हालांकि बाद में वो एक ट्रीटी कर, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ रिजविक, सितंबर 1697 में ट्रीटी होती है, जिसके ज़रिए जो पौंडीचेरी है वो फ्रांस को वापस लौटा दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर जैसे जो दूसरा नुकसान पे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में होता है, ये पहला नुकसान हो चुका होता है, यहाँ पर घाटा हो गया, लेने पड़ी ट्रीटी सुविधा पर ज़मीन अपन लेनी पड़ी उनको अपनी। ठीक है, और इस टाइम क्या होता है कि जो फ्रेंच गवर्नर इंडिया में होता है, जिसको हम फैक्टर कहते हैं यहाँ पर, गवर्नर कहा करते थे उस ज़माने में उन चीज़ को। ठीक है, फ्रैंकोइस मार्टिन की भी मौत हो जाती है यहाँ पर 31 दिसंबर 1706 में, यहाँ पे 1706 में जो फ्रांसिस को फ्रैंकोइस मार्टिन जो है उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करा, मगर बीच में ही वो एक तरह से डूब गई, काफ़ी हद तक वो डूब जाती है यहाँ पर। काफ़ी लंबे टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि फिर से उस कंपनी को जो फ्रेंच गवर्नमेंट है जगाने की कोशिश करती है, इसमें जान डालने की कोशिश करती है, और ये शुरुआत होता है 1720 के अंदर। ठीक है, और उस कंपनी को रीऑर्गेनाइज करके उसका नाम दिया जाता है परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़। पहले अलग था, अब अलग नाम चेंज कर दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये दोबारा से शुरुआत होती है तो जो पौंडीचेरी है वापस से डेवलपमेंट उसका शुरू हो जाता है, पूरी तरह से सेटलमेंट भी हो जाती है वहाँ पर, और जो पोर्ट्स वगैरह हैं वो डेवलप की जा चुकी होती पूरी तरह से वहाँ पर। ठीक है, फिर इस कंपनी को पावर जो देते हैं दूसरे हम देखते हैं गवर्नर्स भी होते हैं यहाँ पर, इसमें कि लेनियर हैं, डुनास हैं, जो 1720 से लेकर 1742 तक इंडिया में रहते हैं। और 1740 के अंदर हम देखते हैं कि भाई जो वॉर ऑफ कालीकट है शुरुआत हो जाती है यहाँ पर, कालीकट जो वॉर है वो शुरू हो जाती है। और जो दूसरे हैं हम देखें इंडिया के अलावा, जैसे मॉरिशस के अंदर और यूनियन के अंदर देखते हैं हम, तो यहाँ पर भी कुछ गवर्नर्स उनके रहते हैं जो पावरफुल बनाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़ाई किससे सबसे ज़्यादा होती है। डच तो कमज़ोर इंडिया में होते ही, क्योंकि डच का तो कोई इंटरेस्ट ज़्यादा इंडिया में होता ही नहीं है, उनका तो फार ईस्ट में होता है, यानी कि जो इंडोनेशिया मलेशिया है वहाँ इंटरेस्ट होता है। जो पोर्तुगीज़ हैं उनका इंटरेस्ट जो होता है ब्राज़ील के अंदर बढ़ चुका होता है, इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट वो अब नहीं लेते हैं यहाँ पर। अब बचता कौन है यहाँ पर, फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, 1740 में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इसी हम देखें जो हम सीरीज़ चल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं कि भाई क्या जो लड़ाई झगड़ा किस तरह से उनके बीच में हो रहा है। तो 1740 के अंदर उनके बीच लड़ाई झगड़ा जो होता है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं शुरू हो चुके होते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, साउथ इंडिया के अंदर जो कंडीशन होती है या फिर पॉलिटिकल जो सिचुएशन होती है, यानी कि राजा कौन है, तो सुप्रीम कौन है वहाँ पर, जिसकी ऐसा पावर है वो कौन है, इसको लेकर हर कोई कंफ्यूज होता है वहाँ पर। ठीक है, इस टाइम तक क्या, जैसे कि अब अगर कभी आपने पढ़ी होगी अपनी एशियंट इंडियन हिस्ट्री, या फिर ब्रीफ आप जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर मिडिल जो हम पढ़ते हैं इंडिया की हिस्ट्री, तो आप उसमें ये बात देख पाएंगे कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर हमेशा ही ऐसा रहा है कि छोटे छोटे किंगडम बनते हैं, ख़त्म होते हैं। एक किंगडम जो कभी कभी दूसरे किंगडम का वैसल होता है, सूबेदार होता है, वो पावर में आ जाता है और वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी बना लेता है अपनी वहाँ पर। मगर ये है कि छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारे किंगडम यहाँ पर इस्टेब्लिश होते रहते हैं। ठीक है, इसी बीच यहाँ पर एक जो दूसरा हम कहते हैं कि एक जो किंगडम या फिर हम कह सकते हैं एम्पायर इस्टेब्लिश होता है, छोटा सा मतलब राज्य स्थापित होता है, वो होता है निज़ाम ऑफ हैदराबाद का। ठीक है, जिसको इस्टेब्लिश यहाँ पर करते हैं निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ किंग कुलिच खान। ठीक है,
जो किन कुलिश खान थे यहाँ पे, जो असफ जहाँ थे, वो मुग़ल दरबार के अंदर निज़ामुल मुल्क थे। निज़ामुल मुल्क मतलब जैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, औरंगज़ेब से कहा कि मैं रिटायर हो जाता हूँ, अब आप मुझे जो दक्कनी सूबा है उसका सूबेदार बना डालें, मैं वहाँ पर जो प्रशासन चलाना है वो चला लूँगा वहाँ पर। औरंगज़ेब उनको वहाँ का गवर्नर जनरल बना, सॉरी, जो निज़ाम जो सूबेदार है बना डालते हैं, और वो इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं। फिर आगे टाइम में हम कह देते हैं, जब औरंगज़ेब की मौत के बाद जो दूसरे राजा आते हैं, जो एम्पायर, जो एम्परर आते हैं मुग़ल, वो कमज़ोर होते हैं। तो जैसे कि हम देखें, बंगाल जो है वो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखते हैं यहाँ पर कि बंगाल जो है ऑटोनमस, अपनी जो ऑटोनमी है इसको इस्टेब्लिश करता है, अपनी जो अपनी आज़ादी है इस तरह से वो दिखाता है। हालांकि जो रेवेन्यू है, जो पैसे देने होते हैं, जो कर वगैरह देना है, वो देते रहते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ पर साउथ में भी होती है, दक्कनी सूबे के अंदर भी होती है। दक्कनी सूबे की उस टाइम राजधानी होती थी अहमदाबाद, जिसको निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ चेंज करके हैदराबाद में ले आते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, इसलिए उनको निज़ामुल हैदराबाद कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक समझा आपने इस बात को। यही सेम चीज़ जो हम देखते हैं बंगाल में हो रही थी, वही सेम चीज़ दक्कन में भी निज़ाम करते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि भाई, हम आपको जो रेवेन्यू है, जो टैक्स देना है, वो हम आपको देंगे, मगर हमें ऑटोनॉमी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर निज़ामुल मुल्क होते हैं। दूसरी जो पावर होती है, पावरफुल जो दूसरी पावर होती है, वो होते हैं मराठा ऑफ तंजौर। जो मराठा है, हम देखते हैं मराठा पूरी एक पावर नहीं थी अपने, मतलब एक राजा इनके अंडर नहीं था उस टाइम। कई फेडरेशन कहते हैं, मराठा फेडरेशन कहते थे उस टाइम के अंदर, मतलब कई अलग अलग राजा थे, पेशवा थे। ठीक है, उनके बीच में मतलब थे तो मराठा सारे के सारे, मगर उनके अपने अपने एम्पायर, जो अपनी अपनी राजधानियाँ थी, स्टेट्स थे, वो थे यहाँ पर। वहीं पर जो दूसरी हम पावर्स देखते हैं, जो छोटी छोटी पावर्स और थी वहाँ पर साउथ इंडिया में उस टाइम, जो विजयनगर एम्पायर जो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोर्तुगीज़ हैं, जो गोवा की अहमियत सबसे ज़्यादा ख़त्म होती है। ठीक है, जो विजयनगर एम्पायर जो हम देखते हैं, जो दूसरे सब्सिडी से आते हैं यहाँ पर, वो कौन होते हैं? मैसूर, कोचीन, त्रावणकोर जो राज्य होते हैं, सब इसके अंदर शामिल होते हैं। मदुरई, तंजावुर जिसको तंजौर कहते हैं, तिरुचिरापल्ली, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि निज़ाम इधर है, इधर मराठाज हैं। ठीक है, यहाँ मैसूर है, जिसे हम आरकोट पढ़ रहे हैं, ये कालीकट है, सॉरी सॉरी कर्नाटक है, ये कालीकट नहीं है, कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी होती है आरकोट। ठीक है, तो ये जो जंग हम देखेंगे, जब हम बात करने वाले हैं वॉर ऑफ, ठीक है, कर्नाटक, फर्स्ट वॉर होती है, थर्ड वॉर होती है, तीन होती है, 3-4 वॉर होती हैं यहाँ पर पूरी की पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डामाडोल है, कोई सिचुएशन बन के नहीं आती। इसी बीच अब यहाँ पर शुरुआत होती है फर्स्ट कर्नाटक वॉर की। ठीक है, जो कि चलती है 1740 से 1748 तक। इसको वॉर इसने कहा गया कि सीधी बैटल नहीं होती कि एक बार जड़ हो जाए और ख़त्म हो जाए। बैटल इसलिए नहीं कहा जाता, इसको बैटल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक बार जंग हुई, ख़त्म, बात, जो जीत गया वो जीत गया, बाकी जो हार गया वो हार गया। मगर यहाँ पे क्या होता है, कभी फ्रेंच ने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया, कभी ब्रिटिशर ने कब्ज़ा कर लिया, कभी फ्रेंच के सपोर्ट पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अपने निज़ाम हैं या फिर जो हम कर्नाटक के नवाब हैं उनको देखते हैं वो कब्ज़ा करते हैं। ये चीज़ चेंज होती रहती है, इसलिए इसको वॉर कहते हैं, लंबे टाइम तक चलता रहता है ऐसा यहाँ पर, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो निज़ाम थे वो क्या थे, सूबेदार थे, किसके? मुग़ल एम्पायर के अंदर रहते हुए मुग़ल राजाओं के। और फिर यहाँ पर क्या था कि वो अपने आप में अपनी ऑटोनॉमी दिखाते थे। फिर उनके अंदर भी क्या थे कि एक उन्होंने अपने आप को दिखाया कि मैं राजा हूँ, तो उनके अपने राज्य के अंदर सूबेदारी बहुत सारे थे, 5 सूबे का लगभग हुआ करते थे उनके टाइम के अंदर। तो उनके 5 सूबों के अंदर से ही एक सूबा था, इसको हम कहते थे कर्नाटक। ये मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या है, नवाब की टेरिटरी दिखाई दे रही है आपको, और नवाब की टेरिटरी के अंदर क्या दिख रहा है, मैसूर है, ठीक है, तंजावुर है, और यहाँ पर कर्नाटक भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और ये जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको, बाद में कब्जा करते हैं ब्रिटिशर इसके ऊपर, ये भी इनके रीजन के अंदर आया करता था यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सारा है ये मुग़ल एम्पायर है। हालांकि अब मराठा जो है पावरफुल हो चुके हैं यहाँ पर, और ये भी आज़ाद हो चुका है, काफ़ी रीजन जो है अलग हो चुका है मुग़लों से, कि जो मुग़ल जो है कमज़ोर हो रहे हैं यहाँ पर। हालांकि थे तो उनके ही हिस्सा, मतलब जब मुग़ल थे वो पावरफुल तो उस तरह से नहीं थे, मगर कि उनको टैक्स पे करते थे फिर भी, इसलिए मुग़ल मानते हैं इस जगह को हम। ठीक है,
तो यहाँ पर ये है कि ये इसके अंडर है, ये सारी टेरिटरी जो निज़ाम की टेरिटरी है वो मुग़ल एम्पायर के अंदर है, मुग़ल, और जो इनकी टेरिटरी के अंदर कर्नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, निज़ामुल मुल्क जो असफ़ जहाँ है वो तो अपने राज में है। ठीक है, उनकी अनबन चल रही है मुग़ल राजाओं से, वो बात को नहीं मानते। फिर जो उनके सब्सिडरी हैं यानी कि जो सूबेदार होते हैं वो होते हैं कर्नाटक के अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन जो यहाँ पर होते हैं वो दूसरे हम देखते हैं अलग है। जो सबसे पहले जो यहाँ पर शुरुआत होती है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, दोस्त अली सबसे पहले यहाँ के बनाए जाते हैं कर्नाटक के सूबेदार। उसके बाद जो अनवरुद्दीन है वो मुग़ल एम्पायर उनको ऐसे बनाता है और भेजता है वहाँ पर राज करने के लिए, जब दोस्त अली मर जाते हैं उनकी मौत के बाद। ठीक है, यानी कि इस तरह से देख सकते हैं आप इसको, मुग़ल एम्पायर के अंदर हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर कर्नाटक रीजन है। अब ये बात करते हैं कि हम यहाँ पर वॉर किस तरह से होती है, बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह रहती है वॉर होने की। ठीक है, कर्नाटक वॉर तो इसको नाम जो हम जानते हैं कि ब्रिटिश यूरोपियन उन्होंने दिया है। कोरोमंडल के जैसे देते हैं कि भाई कोरोमंडल का रीजन है, उसके जो अंदर की ज़मीन है वो कर्नाटक कहती थी, इसने कर्नाटक उन्होंने नाम दिया इसको। अब इसका जो हम देखते हैं जो कर्नाटक वॉर है वो एक देखते हैं हम कि एक्सटेंशन होता है इंडो एंग्लो फ्रेंच वॉर का, जो चल रहा होता है किस वजह से, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से। असल में उस टाइम क्या होता है यूरोप के अंदर, जो ऑस्ट्रिया है, जो ऑस्ट्रिया किंगडम होता है, उसका राजा मर जाता है और जो उनकी बेटी होती है वो गद्दी पे बैठ जाती है। अब कुछ यूरोपियन पावर्स तो इस बात को मानते हैं कि हाँ ये ठीक है कि एक और जो शासन चला सकती है, कोई नहीं चल सकता है ऐसा काम, उसमें ब्रिटेन होता है। और कुछ रूढ़िवादी होते हैं, वो कहते हैं कि जो सिर्फ शासन चलाएगा वो सिर्फ चलाएगा पुरुष, जिसके अंदर फ्रेंच शामिल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उनके बीच में आपस में यूरोप के अंदर वॉर चल रही होती है। ठीक है, अब जो कंपनीज़ है उनकी वो इंडिया में भी आ चुकी हैं और उनका अपना पोजीशन इंडिया के अंदर है, तो वो लड़ाई यहाँ पर भी लड़ी जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा शुरुआत किस तरह से यहाँ पर होती है, मैं दिखाता हूँ आपको, आगे बताता हूँ। ठीक है, एक हम देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो इंडिया में कमज़ोर होते हैं, हालांकि जो अमेरिका है वहाँ पे पावरफुल होते हैं। तो वो कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडिया के अंदर हम सीधे तौर पर ब्रिटिश पावर से लड़ें, ना उनको इसमें इंटरेस्ट था ज़्यादा, उनको सिर्फ व्यापार करने से मतलब था, और जो इंडिया में ज़मीन है उसको अगर कहीं पर ऑक्यूपाई कर लिया तो कर लिया। मगर यहाँ पर क्या होता है कि एक हम देखते हैं कर्टिस बेनेट होते हैं, उनका जो वॉयज होता है वो फ्रेंच शिप की जो फ्लीट होती है उसके ऊपर हमला कर डालता है। किस लिए हमला करते हैं कि वो जानते हैं कि फ्रेंच कमज़ोर हैं, उनको उकसाते हैं कि ये उकसाएंगे हम इनको, फिर उसका बदला जो वहाँ लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को हम यहाँ पर भी छेड़ेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो फ्रेंच गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के अंदर, जिनका नाम है मार्किस जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। डुप्लेक्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इनके बारे में अलग किसी वीडियो में बात करूँगा मैं अलग से, कहीं मुझे मौका मिला तो डुप्लेक्स की बात कहते हैं इनसे ब्रिटिशर्स थे कि भाई जो भी है आपके बीच जो लड़ाई चल रही है वहाँ चल रही होगी, मगर जो मेरी टेरिटरी है, जो फ्रेंच की टेरिटरी है, जो पौंडीचेरी, इस पर उन्होंने हमला, जो जहाज़ पर उन्होंने हमला करा है यहाँ पर, कि भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मुझे कोई लेना देना उस चीज़ से नहीं है, तो आप हमारी जगह पर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, और वो जो अनवरुद्दीन है उससे प्रोटेक्शन मांगते हैं यहाँ पर डुप्लेक्स, क्या प्रोटेक्शन दे, कोई हम पे हमला ना करे। ठीक है, और फिर साथ में यहाँ पे डुप्लेक्स एक चीज़ और कहते हैं, किससे, अनवरुद्दीन से, वो कहते हैं कि भाई अब तो हम पे हमला हो चुका है, जो लड़ाई का बिगुल है वो बच चुका है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको आगे बढ़ाएं, और जो बदला है वो हम किससे लेंगे, ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो पौंडीचेरी एक जगह है, पौंडीचेरी यहाँ पे या मद्रास है जो महासत्तानी इंडिया है। तो जो फ्रेंच होते हैं वो परमिशन मांगते हैं अनवरुद्दीन से कि हम आपकी ज़मीन से होकर जाएंगे मद्रास पे, और मद्रास का किला है सर थॉमस, जो सेंट थॉमस किला है, उस पर हम कब्ज़ा कर लेंगे, इससे क्या है हम बदला ले लेंगे, और जो किला है वो हमें चाहिए ही नहीं, तो किले को हम दे डालेंगे आपको। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर भाई बात पक्की हो जाती है। अनवरुद्दीन कहते हैं कि हाँ जी जाइए, हमला करिए, यहाँ पर रही, हमें किला दे डालिएगा और साथ में जो ब्रिटिशर हैं उनको हरा दीजिएगा। फिर ये शुरुआत होती है यहाँ पर कब, 1746 में। तो डुप्लेक्स जो है वो ज़मीन से हमला करते हैं, साथ में जो मॉरिशस का जो फ्लीट होती है, मॉरिशस जो उनकी अपनी जो हम कहते हैं टापू होता है जहाँ पे फ्रेंच का राज होता है, वहाँ से भी एक कमांडर आते हैं, ला
बुरुंडीस नाम उनका होता है, वो अपनी फ्लीट लेकर आते हैं और जो मद्रास होता है उस पर हमला करके कब्ज़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब जो जो हम देखते हैं, जो मॉरिशस से जो हम यहाँ पे देखते हैं कि कमांडर एडमिरल आते हैं, वो चाहते हैं कि भाई जो डुप्लेक्स ने अपना वादा करा था उसको पूरा करें और जो ये किला है सेंट थॉमस किला वो दे डालें अनवरुद्दीन को। मगर डुप्लेक्स कहते हैं कि भाई जीता तो हमने है, तो ये किला हमारा है, हम नहीं देंगे इस चीज़ को। इसमें लड़ाई चलती है, इनकी लड़ाई जो है वो चलती रहती है, अनबन हो जाती है इनके आपस में। ठीक है, इस बीच क्या होता है, जो अनवरुद्दीन होते हैं उनको आता है गुस्सा कि इन्होंने मेरे साथ धोखा करा, मुझे ज़मीन जो किला है वो नहीं दिया। इसके लिए वो क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, जो फ्रेंच के दुश्मन होते हैं, जिनको हराया था और परमिशन खुद दी थी किसने, अनवरुद्दीन ने, वो हाथ मिला लेते हैं किससे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं उनसे। ठीक है, और फिर वो हमला करने के लिए मद्रास पर 10,000 सैनिकों की अपनी आर्मी को भेज डालते हैं अपनी बेटे की कमांडरशिप के अंदर। इनका नाम होता है महफूज खान। अभी जो है यानी कि जो वॉर है, पहले किसने हमला करा, फिर शुरुआत तो ब्रिटिशर्स ने करी, फिर ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करा फ्रेंच ने। मतलब एक खुली बैटल यहाँ पर नहीं हो रही, वॉर हो रहा है, अलग अलग लड़ाई चल रही है, कभी कोई इस पर कर रहा है, कोई इस पर हमला कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो हम देखते हैं, जब अलाउद्दीन ने हमला करा तो उसका रीज़न जो हम देखते हैं, परिणाम क्या हुआ, रीज़न जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ। 1748 के अंदर ट्रीटी होती है। पहले हम बात करते हैं यहाँ जो वॉर हुई इसके बाद क्या हुआ। इसमें क्या होता है, जो महफूज खान है वो छोटी सी फ्रेंच फोर्स से ही हार जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो फ्रेंच फोर्स होती है वो ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, वेल ट्रेंड होती है, यहाँ पर डिसिप्लिन होती है। मगर जो इंडियन आर्मी होती है, जो अमेरिका की फ़ौज होती है, वो डिसिप्लिन तो होती ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, उनके पास तोप वगैरह इतनी खास होती कोई चीज़ न, बंदूकें होती हैं, वैसे वो हार जाते हैं। तो तब सबसे बड़ी बात जो जहाँ पे सिग्निफिकेंस निकल कर आता है वो ये होता है कि ब्रिटिश जो यूरोपियन पावर है, सॉरी, सारी यूरोपियन पावर होती हैं वो ये जान जाती हैं कि इंडियन कमज़ोर हैं और इंडियन को जो बड़ी आर्मी हो चाहे इंडियन की कितनी भी, उसको हम छोटी सी हमारी जो आर्मी होगी, जो जो टुकड़ी होगी छोटी सी, वो भी उसको हरा देगी। रिज़ल्ट में क्या होता है, एक ट्रीटी साइन की जाती है एक्स ला चैपल, क्योंकि जो वहाँ पे वॉर सेक्शन जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। इस बीच इसमें ये क्या आ जाता है कि भाई जो ब्रिटिशर्स के जो ज़मीन इंडिया पे जो फ्रेंच ने कब्ज़ा करा है वो उनको लौटा डाले, जिसमें कि फ्रांस का जो हम देखते हैं इंडिया में जो हमारा ख़ास तौर पर होता है मद्रास, और जो फ्रांस की जो ज़मीन कब्ज़ा करी है ब्रिटेन ने अमेरिका के अंदर, वो लौटा डाले फ्रांस को वापस। तो ये संधि तय हो जाती है और इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, अब मगर यहाँ पर हम ये चीज़ तो जान चुके हैं कि भाई इंडियन जो है कमज़ोर आ चुके हैं सामने किसके, फ्रेंच के, चाहे वो कोई सी भी कंपनी की पावर हो। एक मिनट वेट करिए ज़रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में। अब यहाँ पर रिजल्ट भी होगी, सिग्निफिकेंस हो गई। अब होती है सेकेंड कर्नाटिक वॉर, कर्नाटिक रीजन में ही होती है ये, इसलिए कर्नाटिक वॉर ही इसको हम कहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई बैकग्राउंड क्या रहा, वहाँ तो जो वॉर सक्सेशन थी वो चल रही थी, इस वजह से ऐसा हुआ, वो तो ख़त्म हो गई। तो ये हुआ क्यों, ये हुआ यहाँ पर सबसे जो बड़ी वजह थी वो डुप्लेक्स की ग्रीड थी, उसका लालच था। उसको ये चीज़ पता चल गई थी कि हम इंडियन को हरा चुके हैं, हरा सकते हैं, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी हरा सकते हैं, इंडिया के अंदर पर पावर है, तो हम अपना एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पर इंडिया के अंदर अब। ठीक है, दूसरी वजह यहाँ पर क्या होती है, वो होती है डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क हैदराबाद। ठीक है, असफ़ जहाँ की यहाँ पर मौत हो जाती है, हैदराबाद के निज़ाम की। और फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो गद्दी है, किसी गद्दी है यहाँ पे, जो निज़ाम की गद्दी है वो खाली हो जाती है, सिंहासन खाली है, उस पर कौन बैठेगा। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर, जो तीसरा जो रीज़न होता है, जो इमीडिएट रीज़न यहाँ पर वो होता है चंदा साहिब की आज़ादी। चंदा साहिब को जो रिलीज़ कर डालता है, कौन रिलीज़ करते हैं यहाँ पर, जो मराठा होते हैं वो उनको छोड़ डालते हैं। ठीक है, क्योंकि मराठाओं ने उनको कैद में कर रखा था। और जो चंदा साहिब हैं वो सन इन लॉ ऑफ किसके होते हैं, दोस्त अली के। जो दोस्त अली पहले नवाब होते हैं अनवरुद्दीन से पहले, दामाद होते हैं ये उनके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद ये सब कुछ हो चुका है, ये हम कहते हैं रीज़न बन चुके हैं, बैकग्राउंड बन चुका है। ठीक है, खैर निज़ाम के बाद मौत हो जाती है, उनके बाद उनका बेटा बैठ जाता है नसीर जंग को चैलेंज कर डालते हैं यहाँ पर मुजफ्फ़र जंग, जो कि उनके भतीजे होते हैं, और जो असफ़ जहाँ जो होते हैं उनके पोते होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि मेरा हक ज़्यादा बनता है इसके अंदर।
ठीक है। अब जो चंदा साहिब है, चंदा साहिब ये कहते हैं कि भाई दोस्त अली तो मेरे रिश्तेदार थे, ठीक है, मेरे जो ससुर थे वो, ठीक है। तो अब जो गद्दी पे हक बनता है, जो कर्नाटक की उसी गद्दी पे हक बनता है मेरा, तो आप कैसे बैठे हैं, हटिए मैं बैठूंगा बस से इसके ऊपर। तो अनवरुद्दीन इस चीज़ पर राज़ी नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये प्रॉब्लम चल रही है, एक झगड़ा यहाँ पर है, एक झगड़ा यहाँ पर है, और झगड़ा है फ्रांस का और ब्रिटेन का, ठीक है। अब देखिए दोस्ती की बात आती है कहाँ पर होती है। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने पहले ही जो अनवरुद्दीन है वो हाथ मिला चुके होते हैं ब्रिटिशर्स से, किसके ख़िलाफ़, फ्रेंच के ख़िलाफ़, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो नसीर जंग है वो भी हाथ मिलाए थे ब्रिटिशर्स को कह लीजिए, इनसे हाथ मिलाए थे नसीरुद्दीन से, वो नसीर जंग से। तो एक पार्टी तो ये बन गई। अब देखिए जो दुश्मन है, जो चंदा साहिब आज़ाद हुए हैं, क्योंकि अनवरुद्दीन ने तो हमला किया था फ्रेंच के ऊपर, तो चंदा साहिब की सपोर्ट कौन कर डालता है यहाँ पर, फ्रेंच कर डालते हैं। और जो मुसव्वर से जंग होते हैं उनकी भी सपोर्ट करते हैं साथ में हैदराबाद के अंदर वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो मुसव्वर जंग है वो उनके सपोर्ट पर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अनवरुद्दीन की एक जंग होती है, लड़ाई होती है, वॉर होता है उसके, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ अम्बूर 1749 में, जिसमें अनवरुद्दीन मर जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अनवरुद्दीन के मरने पर गद्दी भी खाली हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो अनवरुद्दीन है मर गए, ठीक है। अब सपोर्ट जो अनवरुद्दीन के साथ जो खिलाफ था वो कौन था, चंदा साहिब। तो चंदा साहिब बन जाते हैं कर्नाटक के क्या, नवाब, ठीक है। जब इस सूबेदार इसको हम कहेंगे वो बन जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। वहीं पर देखिए जैसे कि हमने कहा मुजफ्फर जंग जो है हैदराबाद के, तो बने रहते हैं वहीं की वहीं, क्योंकि सपोर्ट कौन कर रहा है, फ्रेंच यहाँ पर इनको, ठीक है। और ये जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर वो हार जाते हैं इसके अंदर जंग को, मतलब हालांकि ये डायरेक्ट इनकी कहीं से वॉर नहीं है, इनडायरेक्ट ये जीत जाते हैं। इसके इन क्या करते हैं फ्रेंच, अब जब वो जीत गए भाई जो ज़मीन में अपना मतलब अपनी जो पावर है उसको इस्टेब्लिश रख पाएँ, इसके इन क्या करते हैं वो बसाई के अंदर अपनी हैदराबाद की टुकड़ी लगाते हैं, ताकि उनके जो इंटरेस्ट है वो कंट्रोल में रह पाए। पौंडीचेरी के आसपास की जो टेरिटरीज़ होती हैं, जो उड़ीसा का जो कोस्ट एरिया है, मसूलीपट्टनम है, और फ्रेंच इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब अनवरुद्दीन को किसने मर गए, वो जंग के अंदर मर गए, ठीक है, अम्बुर जंग में मर चुके हैं, तो उनका जो बेटा होता है वो बच जाता है और वो जगह छुप जाता है ट्रिचनोपोली के अंदर, ठीक है। इस बीच में यहाँ पर क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पर कि चंदा साहिब है, चंदा साहिब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चंदा साहिब किसके साथ हैं यहाँ पर, जो फ्रेंच हैं उनके साथ, ठीक है। तो चंदा साहिब जाते हैं हमला करने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए अपने बेटे को। तो यहाँ पर क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव जो है, सबसे ख़ास जो रोल प्ले शुरुआत होती है रॉबर्ट क्लाइव की, यहीं से शुरुआत इतना से हम देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव की होती है। हालांकि सबसे गरीब घराने से मतलब एक गरीब घराने से होते हैं ये, ब्रिटेन के इंडिया में आते हैं, काम शुरू करते हैं, फिर फ़ौज ज्वाइन करते हैं, फिर प्रमोशन वगैरह होता रहता है, तो यहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। ये सलाह देते हैं कि जो चंदा साहिब है वो किसको मारने के लिए गया हुआ है, यहाँ पर मोहम्मद अली को मारने के लिए गए हुए हैं चंदा साहिब। टिचनोपोली यानी कि जो इनकी राजधानी है आरकोट वो खाली पड़ी है, तो मैं जाता हूँ आरकोट पे हमला कर डालता हूँ, क्योंकि जो मोहम्मद अली हैं, चाहे बेटा बाप मर गया हो अनवरुद्दीन, मगर जो बेटा है वो ज़िंदा है, तो दोस्त बाकी रहेगी इनके बीच में, तो उनका फ़र्ज़ बनता है, उन्होंने कहा कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जाएंगे बचाने के लिए मोहम्मद अली को यहाँ पर। तो चंदा साहिब ने घेर लिया किसको, ट्रिचनोपोली को। इस बीच क्या करते हैं, पीछे से जो हम देखते हैं क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव है, वो पहुँच जाता है कहाँ पर, आरकोट में, और आरकोट को घेर लेता है। और ये प्लानिंग कितनी बढ़िया करता है कि फ़ौज तो कम होती है इनके पास, तो ये प्लानिंग ये करता है कि जो आसपास का इलाका है वहाँ पर धूल मिट्टी उड़ाओ, बहुत तेज़ कदम से दौड़ो चलो, जो भी करना है वो करो, ताकि मिट्टी तेज़ उड़े, और जो सामने किले के अंदर बैठे हुए हैं उनको लगे कि फ़ौज बहुत बड़ी है और वो डर जाएँ, और बाकी किले के अंदर जो लोग फ़ौज होती है डर जाती है वो, और वो संदेश भेज डालती है किसको, चंदा साहिब को, कि भाई आइए बचाइए हमें, कि ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी फ़ोर्स यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो ये खैर अपन लौट जाते हैं साहब, हम क्या करते हैं जो टिचनोपोली उसको छोड़कर अपने जो जगह है यहाँ पर लौट जाते हैं यहाँ पर। इसी बीच क्या होता है कि चंदा साहिब को बाद में, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, चंदा साहिब को जो तंजौर के राजा होते हैं, जो मराठा राजा होते हैं तंजौर के, वो जहर दे डालते हैं चंदा साहिब को 1755 के अंदर,
किसकी शह पे देते हैं? ब्रिटिशर्स की शह पे। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि आपको पैसा देंगे, आप इनको मार दीजिए। ठीक है, ये वॉर इस तरह से यहाँ पर चलती रहती है और ये ख़त्म होती है। फिर आगे जाके कब ख़त्म होती है? जब डुप्लेक्स को इंडिया से आपस फ्रेंच कंपनी, जो फ्रेंच सिस्टम जो हम देखते हैं, एम्पायर जो एम्पर होता है आप बुला लेता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। अब जब वॉर हो रही है, कभी आप वहाँ पे हमला कर रहे हैं, कोई आप पे हमला कर रहा है, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको दोबारा बनाना है, हथियार का इस्तेमाल करना है, पैसा खर्च हो रहा है। जबकि जो फ्रेंच जो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो चाहता था कि भाई पैसा कमाना है, उल्टा हो रहा है, पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? वापस बुला लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो चंदा साहिब हैं, जो सॉरी अनवरुद्दीन हैं, अब चंदा साहिब तो मर चुके हैं, जो अनवरुद्दीन हैं वो वापस से, जो उनके बेटे हैं मोहम्मद अली, वो कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो यहाँ पर हारते हैं सेकेंड वॉर के अंदर कहीं ना कहीं पर, और जो मोहम्मद अली हैं बन जाते हैं यहाँ के नवाब ऑफ कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? डुप्लेक्स पर लौट जाते हैं 1754 के अंदर। इनके बाद जो दूसरा गवर्नर जनरल ऑफ आता है, जो फ्रेंच होता है इंडिया में आता है, इसका नाम होता है गुडेहू। ठीक है, और गुडेहू ये कहते हैं कि भाई आप लड़ाई झगड़ा ख़त्म करिए, जो आपके बीच हमारी लड़ाई चल रही थी, चाहे जिसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, जो इनडायरेक्ट लड़ जाती है आज का। हालांकि जैसे अमेरिका और जो रूस लड़ते हैं प्रॉक्सी वॉर, उसको हम ख़त्म करते हैं और ट्रीटीज़ करते हैं। जो ज़मीन आपने मेरी कब्ज़ा करी है, जो आपने कब्ज़ा करी मेरी, मुझे उठा डालिए आप, जो मैंने कब्ज़ा करी है मैं आपको उठा डालूँगा। इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जो हम देखते हैं जो मुजफ्फ़र जंग थे, उनके बेटे जो थे सलाबत जंग, वो हैदराबाद के निज़ाम बन जाते हैं आगे चल के। और अब क्या होता है यहाँ पर कि ये मोहम्मद अली हो, चाहे कर्नाटक के नवाब हों, ये क्या है, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके सपोर्टर नहीं बनते, उनके प्रोटेक्टर बन जाते हैं कि आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आप आपस में लड़िए मत, प्रोटेक्शन हम देंगे आपको, व्यापार करिए आराम से। तो इस तरह सेकेंड कर्नाटिक वॉर ख़त्म होती है और ये वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म होती है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को कंप्लीट करता हूँ यहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड कर्नाटिक वॉर की, और किस तरह से जो फ्रेंच है उन जो फेलियर हुआ उनका इंडिया में वो, और जो ब्रिटिश कंपनी किस तरह से वो कामयाब होती है इंडिया के अंदर, बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर, बाय।